Hello everyone, this is Anjali and welcome back to my YouTube channel Storyteller Anu. I am back with the second chapter of this novel हौसलों का सफ़र। तो आप लोग आराम से बैठ जाएं, रिलैक्स होके ईयरफोन लगा लें और इन्जॉय करें सेकंड चैप्टर को। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। सेकंड चैप्टर है सेकंड आईपीएस ऑफिसर के एफ रुस्तम जी के बारे में। डाकू गब्बर सिंह को मारने वाला के एफ रुस्तम जी। डाकू अमृतलाल चंबल में आतंक का दूसरा नाम था। उसने उन दिनों शिवपुरी में पिकनिक मना रहे परिवारों के 7 बच्चों को अगवा कर लिया था। बच्चे उसके कब्जे में थे और उनके कत्ल किए जाने की आशंका से समूचा पुलिस महकमा सख्ते में आग था। इसी दौरान 1 जून 1958 को भोपाल पहुंचकर के एफ रुस्तम जी ने आईजी का कार्यभार संभाला था। यह 10 साल पहले का वह मध्य प्रदेश बिल्कुल ना था जहां से उन्होंने एक आईपीएस के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत की थी। मध्य प्रदेश बनने के बाद भोपाल का इलाका अब काफ़ी बड़ा हो चुका था और हर गांव में अलग अलग जातियों तथा आर्थिक रूप से मजबूत दबंगों का राज था। उन दिनों चंबल के इलाके में गब्बर सिंह और अमृतलाल नाम के डाकुओं ने कोहराम मचा रखा था। आईजी का कार्यभार संभालने के तीसरे दिन ही गब्बर सिंह ने बिल्कुल फिल्मी अंदाज में रुस्तम जी का स्वागत किया। तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर के.एन. कारजू भिंड के दौरे पर थे और तभी गब्बर सिंह ने 11 ग्रामीणों की नाक काट ली थी। उन दिनों उसने देवी के सामने 116 लोगों की नाक चढ़ाने की मनौती मांगी थी। मनौती पूरी करने के लिए यह उसकी तीसरी वारदात थी। मध्य प्रदेश के डाकुओं से निपटना इसलिए और मुश्किल था क्योंकि स्थानीय लोगों के बीच उनकी स्वीकार्यता के जातिगत और आर्थिक समीकरण भी थे। के एफ रुस्तम जी ने अपने प्रशिक्षण के दौरान सीखे हुए फलसफों को जमीन पर उतारते हुए इन डाकुओं के बारे में सारी सूचनाएं इकट्ठा की। दस्यु अमृतलाल उन दिनों अपने ही गैंग के एक आदमी की बीवी नरैनी पर फिदा था। राठी किरार नाम का डाकू उसका पति था जो उस समय पहले ही पुलिस की गोली से मारा गया था। राठी के मरते ही अमृतलाल ने नरैनी को पाने के लिए उसके 22 साल के भाई को उठा लिया और उसे अपनी बहन को लाने का हुक्म दिया। उसकी इस हरकत ने उस 22 साल के लड़के को गुस्से से भर दिया और उसने अपनी बहन को विधवा बनाने वाले की जान लेने की ठान ली। उन दिनों एक अफवाह यह भी थी कि राठी को अमृतलाल ने ही मरवाया है और पुलिस वालों की गोली से उसके मारने की खबर झूठी है। नरैनी के भाई का नाम बद्री था। उसने अमृतलाल से गोली चलाना सीखा और बाद में उसे ही अपनी गोली का निशाना बना दिया था। डाकू अमृतलाल की मौत की यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। यह बात की तस्दीक के लिए रुस्तम जी फौरन ग्वालियर पहुंचे और मालूमात के बाद उन्होंने बद्री को सुरक्षित पकड़ने का अभियान शुरू कर दिया। उन्होंने मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री और राज्यपाल से इस बारे में बात की और बद्री को 20,000 रुपये इनाम देने की बात तय हुई। हालांकि बाद में उसे अमृतलाल के गैंग के ही एक आदमी ने गोली मार दी। इस तरह अमृतलाल के खात्मे से चंबल को आतंक के एक चेहरे से मुक्ति तो मिल गई, पर इस तरह के 2-3 कुख्यात डाकू अब भी वहां मौजूद थे जिनके गिरोहों ने आम लोगों का जीना मुहाल कर रखा था। अब रुस्तम जी को इस चुनौती से निपटना था जिसके लिए वे पूरी तरह तैयार भी थे। लगभग 1 साल की लगातार मेहनत के बाद प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के 70वें जन्मदिन पर यानी 14 नवंबर 1959 को मध्य प्रदेश के पुलिस अधिकारी के तौर पर रुस्तम जी के पास उन्हें देने के लिए एक बड़ी खुशखबरी थी। वे पिछले 6 सालों तक नेहरू जी के निजी स्टाफ के रूप में भी काम कर चुके थे। उनके साथ जन्मदिन के मौके पर नेहरू जी को इतनी बड़ी खुशी सुनाने के लिए उनकी उत्तेजना चरम पर थी। दरअसल पिछली शाम ही चंबल के डाकू गब्बर सिंह और उसके गिरोह का भिंड जेल में हुई एक पुलिसिया मुठभेड़ में सफाया हो गया था और चंबल का इलाका आम लोगों की नाक काट लेने वाले इस डाकू के जानलेवा आतंक से मुक्त हो चुका था। इस मुठभेड़ को सैकड़ों लोगों ने प्रत्यक्ष देखा था। उन्होंने इस तरह से पुलिस को डाकुओं से मोर्चा लेते पहली बार देखा था और इस मुठभेड़ की छाप उनके दिलों में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गई थी। इस मुठभेड़ की रिपोर्ट तैयार करने के लिए रुस्तम जी ने अभी तक की परंपरा से हटकर एक कनिष्ठ पुलिसकर्मी को चुना। गब्बर सिंह पर मध्य प्रदेश पुलिस ने 20,000 का इनाम रखा था, जिसमें से 5,000 मुखबिर रामचरण को दिए गए
और बाकी रकम मुठभेड़ में अपनी जान की बाजी लगा देने वाले 300 पुलिसकर्मियों में बांट दी गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने उस पर 20,000 और राजस्थान सरकार ने 10,000 का इनाम रखा था। हालांकि गब्बर सिंह और अमृतलाल के अलावा और भी 2-4 बड़े नाम चंबल में तबाही मचाने के लिए जाने जाते थे। इस मुठभेड़ में एक नामी महिला दस्यु पुतलीबाई भी पकड़ी गई थी। पुतलीबाई डाकू लाखन सिंह के धोखे में पुलिस के हत्थे चढ़ गई थी। गब्बर और अमृतलाल के खत्म होने से लाखन सिंह को पकड़ने के अभियान में और तेजी आई। लाखन सिंह चंबल का ही एक अन्य खूंखार और कुख्यात डाकू था। साल 1960 में 30 दिसंबर की तारीख थी जब गब्बर सिंह के मरने के लगभग 1 साल बाद डाकू लाखन सिंह एक पुलिसिया मुठभेड़ में मारा गया। दरअसल गब्बर की मौत ने चंबल में डाकुओं का हौसला तोड़ दिया था और उनके दिलों में पुलिस का खौफ पैदा हो गया था। उसकी मौत के बाद खबरी बाकी डाकुओं की सूचनाएं पुलिस वालों तक खुद ब खुद पहुंचने लगी थी। इसी तरह सूचना मिलने से डाकू हरदयाल भी ग्वालियर में अपने गिरोह के साथ मारा गया था। चंबल की इन कुख्यात सरगनाओं के मरने से बाकी डाकुओं के आत्मसमर्पण का सिलसिला शुरू हो गया। इसी मुहिम में उन दिनों गांधीवादी नेता विनोबा भावे भी चंबल में सक्रिय थे। पुलिस के काम करने के तरीके के प्रति उनका रवैया आलोचनात्मक था, जिसके चलते उनसे रुस्तम जी की तनातनी भी हुई। हालांकि इस गांधीवादी नेता के लिए उनके दिल में बेहद सम्मान था। बावजूद इसकी उनकी आलोचना से पुलिस कर्मियों को जो उत्साह टूट रहा था, उसने रुस्तम जी को खुलकर उनका विरोध करने पर मजबूर कर दिया। भारत सरकार की ओर से पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित पुलिस अधिकारी के.एफ. रुस्तम जी का नाम इस खुले टकराव की वजह से भी इतिहास के पन्नों में सदा के लिए दर्ज हो गया। मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र को डाकुओं से मुक्ति दिलाने की उनकी दृढ़ निश्चय ने नेताओं से लेकर अन्य प्रशासनिक अधिकारियों तक का दिल जीत लिया था। उनकी यह उपलब्धि प्रशासनिक दक्षता के एक उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में स्थापित हुई। इन्हीं खूबियों के कारण उन्हें सीमा सुरक्षा बल के गठन का कठिन काम भी सौंपा गया, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। हिंदी की कालजयी रचना राग दरबारी की शुरुआत में साहित्यकार श्री लाल शुक्ल ने थाने में रखी कुर्सी का वर्णन यूं किया है। मध्यकाल का कोई सिंहासन रहा होगा जो अब घिसकर आराम कुर्सी बन गया था। दरोगा जी उस पर बैठे भी थे, लेटे भी थे। राग दरबारी का रचना काल सन 1968 का है, पर उल्लेखनीय है कि भारत की आज़ादी के 75 साल बीतने के बाद भी यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था अब तक अपने सामंती और औपनिवेशिक चोले को उतार कर आम लोगों से जुड़ने में नाकाम रही है। यदि साहित्यिक धरातल से उतरकर इस कथन को प्रशासनिक संदर्भों में देखा जाए तो भारत में लोकतंत्र के सफर की कोई अध्याय टटोलने पड़ेंगे। प्रथम विश्व युद्ध तक ब्रिटिश प्रशासनिक सेवा विश्व की सबसे बेहतर प्रशासनिक प्रणाली के रूप में प्रतिष्ठा पा चुकी थी। बावजूद इसके दुनिया भर में जगह जगह ब्रिटिश साम्राज्यवादी व्यवस्था के विरोध में स्थानीय जनता संगठित होकर संघर्ष कर रही थी। भारत में लोकतांत्रिक तरीकों से इस आंदोलन का नेतृत्व कांग्रेस कर रही थी। बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी के दक्षिण अफ्रीका से लौटकर कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद जनता के बीच कांग्रेस की स्वीकार्यता लगातार बढ़ रही थी। 1916 में इन्हीं सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों के बीच नागपुर के पास कैंपटी के एक राष्ट्रवादी पारसी परिवार में खुसरो फरमार्ज रुस्तम जी का जन्म हुआ। धार्मिक कार्यों में गहरी रुचि रखने वाली उनकी माता ने उनके अंदर कठोर अनुशासन का मूल्य विकसित किया। उस समय देश जिन राजनीतिक जटिलताओं से गुजर रहा था, रुस्तम जी के उभरते व्यक्तित्व पर उसका पूरा प्रभाव पड़ रहा था। रुस्तम जी मेधावी नवयुवक थे। कॉलेज से एमएससी की डिग्री लेते ही वे अपने कॉलेज में जूलॉजी के प्रवक्ता पद पर नियुक्त हो गए। 6 महीने पूरे होते होते उनका चयन भारतीय पुलिस सेवा के लिए हो गया, जिसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन दिनों भारतीय पुलिस सेवा परीक्षा का आयोजन प्रांतीय स्तर पर होता था। उनका चयन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों से मिलकर बने केंद्रीय प्रांत और बरार के क्षेत्र के लिए हुआ था। पुलिस में भर्ती होने के बाद इस जुझारू नौजवान का सामना जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से होना शुरू हुआ। प्रशिक्षण के दौरान ही 22 साल की युवा रुस्तम जी निराशा, अवसाद और हीन भावना से भर गए।
इस अवसाद की मुख्य वजह थी एक विचारशील नवयुवक की अपनी दुनिया के बारे में जानने और सार्थक हस्तक्षेप न कर पाने की बेचैनी। रुस्तम जी नौकरी की शुरुआत से ही अपनी भावनाओं, प्रश्नों और अनुभवों को डायरी में दर्ज करते रहे थे। पूरी जिंदगी उन्होंने हर रोज डायरी लिखने की अपनी आदत बनाए रखी। इस तरह अपने क्रियाकलापों और उनसे जुड़े सवालों जवाबों, शंकाओं, समाधानों पर उनका विचार और संशोधन चलता रहा। बाद में जब उनके सहकर्मी हैदराबाद से सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी पीवी राजगोपाल ने रुस्तम जी की डायरियों और लेखों के बारे में उनसे सुना और पूछा कि क्या वे अपनी आत्मकथा लिखना चाहेंगे, तो उन्होंने जवाब दिया कि उसे पढ़ने में कौन रुचि लेगा। हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के भूतपूर्व निदेशक पीवी राजगोपाल ने उनसे उनकी डायरी को देखने और उस पर काम करने की अनुमति हासिल की तथा रुस्तम जी की डायरियों पर आधारित उनकी 2 किताबें प्रकाशित हुईं। इनमें से पहली किताब आई वॉज नेहरू शैडो के नाम से साल 2006 में प्रकाशित हुई। लेखक राजगोपाल ने इस बाबत खेद भी जताया कि वे रुस्तम जी के जीवन काल में अपनी व्यवस्थाओं के चलते यह काम पूरा नहीं कर पाए। साल 2003 में मार्च के महीने में रुस्तम जी की मृत्यु हो गई थी। इस किताब को लोगों के हाथों हाथ लिया और लेखक राजगोपाल ने रुस्तम जी से किया हुआ अपना वादा निभाते हुए उनकी डायरियों और लेखों पर आधारित एक और किताब पर काम शुरू किया। यह किताब साल 2009 में विजडम ट्री से प्रकाशित हुई। द ब्रिटिश, द बैंडिट्स एंड द बॉर्डरमैन में रुस्तम जी के हवाले से उन्होंने लिखा है, मध्य प्रदेश के सागर में हुई अपनी पहली पोस्टिंग यानी 7 मार्च 1938 से 15 जून 1939 तक अपनी प्रशिक्षण अवधि के दौरान मैंने कितना कम सीखा, जबकि मुझे कितना ज़्यादा सीखना चाहिए था। मेरा कम सीख पाना मेरी अपनी कम जिज्ञासाओं और कोशिशों का परिणाम था। किसी ने ना तो मेरे प्रशिक्षण में कोई दिलचस्पी दिखाई और ना ही मुझे बताया कि क्या सीखना चाहिए। तत्कालीन विश्व की सबसे बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था को अपने अनुभवों के स्तर पर जांचना रुस्तम जी के प्रयोगधर्मी होने की ओर इशारा करता है। बाद के दिनों में वे इन्हीं सवालों के समाधान ढूंढते हुए नजर आते हैं। समाधान खोजने की अपनी आदत का वे सबसे ज़्यादा श्रेय जुलाई 1939 में सागर की एसपी पद पर पोस्टेड अधिकारी फ्रेडी क्वीन यंग को देते हैं। रुस्तम जी लिखते हैं कि विज्ञान की अकादमिक पृष्ठभूमि की वजह से उन्होंने प्रशिक्षण के दौरान पुलिसिंग के काम में बेसिक आइडिया की भनक भी नहीं लगी थी। वे लिखते हैं, क्वीन यंग वह पहला आदमी था जिसने मुझे बताया कि पुलिसिंग का मतलब होता है अपने इलाके को जानना, सहकर्मियों को जानना, अपने इलाके के अपराधियों को जानना, वहाँ हो रहे अपराधों की समझ होना, यानी इस बात की समझ होना कि अपराध को कैसे अंजाम दिया गया होगा, और अंत में अपराधी को अपराध के साथ जोड़ना। उनका जोर किसी अपराध को अपराधी से जोड़ने की बजाय उसके तरीके को समझने पर होता था। रुस्तम जी 1938 में सागर जिले से अपना प्रशिक्षण पूरा करने के बाद खंडवा, चंदा और दूसरे जिलों का कार्यभार संभालते हुए धीरे धीरे वास्तविक जीवन की परेशानियों को समझते हैं और उनके हल खोजते हैं। भारत को आज़ादी मिलने तक उनका सर्विस कैरियर मध्य प्रदेश की विभिन्न रियासतों में ग्रामीण जनजीवन को समझने और उनकी रोज़मर्रा की दिक्कतों के प्रशासनिक हल खोजने में निकलता है। इसी दौरान उनका विवाह पारसी लड़की नाजू से होता है, जो जीवन भर उनके काम और उत्साह का प्रेरणा स्रोत बनी रही। महिलाओं के प्रति उनका रवैया काफ़ी बेबाक था। वे स्त्रियों में साहस और निडरता के गुणों के कायल थे। ब्रिटिश साम्राज्यवादी व्यवस्था को पूरे विश्व में टिकाए रखने में वे ब्रिटिश स्त्रियों के साहस और जज्बे को एक प्रमुख वजह मानते थे। उनकी नज़र में यह एक मुख्य कारण था जिसकी वजह से अंग्रेज भारत समेत पूरे विश्व में लंबे समय तक राज करते रहे। अपने लेखन में उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री के जीवन में मौजूद रहने वाली स्त्रियों के प्रसंगों को नहीं छुपाया है और उन पर भी उन्होंने किसी अन्य मुद्दे की तरह ही आलोचनात्मक एवं प्रशंसनीय दृष्टि के साथ लिखा, जिसके चलते उनके लेखन की विश्वसनीयता एवं प्रासंगिकता और बढ़ जाती है। वे समाचार पत्रों के लिए समय समय पर आलेख लिखते रहते थे। उनके लेखन में सेना निवृत्ति के बाद भी कभी उनके काम और अनुभवों को पुराना नहीं पड़ने दिया। रुस्तम जी की डायरी लिखने की आदत ने उन्हें एक अंतर्मुखी नवयुवक से आत्मविश्वासी, जुझारू और निर्भीक पुलिस अधिकारी बनने में खूब मदद की।
उनकी इन्हीं खूबियों के चलते सन 1952 में उन्हें आईबी की उपनिदेशक का पद दिया गया और प्रधानमंत्री नेहरू के मुख्य सुरक्षा अधिकारी की अहम जिम्मेदारी भी सौंपी गई, जिसे 6 सालों तक उन्होंने बखूबी संभाला। वे नेहरू जी के इतने करीब रहने के अपने अनुभवों को हर दिन अपनी डायरी में दर्ज करते रहे। पंडित नेहरू के साथ का रुस्तम जी के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा और वे उनके व्यक्तित्व के मुरीद हो गए। नेहरू की चिढ़ के बारे में लिखते हुए वे कहते हैं कि वे बहुत ही उदार शख्सियत थे और एक राजनेता होने के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री भी थे। इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि लोग उन्हें प्यार करने के साथ साथ पूरा प्रोटोकॉल भी फॉलो करें। नेहरू के करीब रहते हुए रुस्तम जी ने उनके साथ विभिन्न देशों की यात्राएं भी की। लगातार उनके साथ रहने की वजह से कई बार नेहरू से मिलने आने वाले लोग रुस्तम जी को उनका निजी सचिव मथाई भी समझ लेते थे। कई बार देश के आंतरिक भागों में यात्रा के दौरान जब रुस्तम जी नेहरू की कार में ड्राइवर के बगल में बैठते थे, तब लोग उनके लंबे कुर्ते की वजह से पहले उन्हें ही नेहरू समझ बैठते थे। इन सभी बातों का जिक्र रुस्तम जी ने अपनी डायरियों में किया है। नेहरू की छाया की तरह उनके साथ रहते हुए भी वे अपने अंतर्द्वंद्व के बारे में भी लिखते हैं कि उनके खाने पीने से लेकर उनसे मिलने जुलने वालों तक का ख्याल रखते हुए और उनके ज़रूरत सामानों की ब्रीफ केस हाथ में संभाले हुए वे कई बार सोचते थे कि वे यहाँ क्या कर रहे हैं। क्या इससे बेहतर कोई और काम उनके लिए नहीं हो सकता था? क्या यही करने के लिए उन्होंने भारतीय पुलिस सेवा ज्वाइन की थी? इन सवालों के जवाब रुस्तम जी के पास नहीं थे, किंतु पंडित नेहरू का व्यक्तित्व उनके लिए इतना आकर्षक था कि वे 6 सालों तक उनके मुख्य सुरक्षा अधिकारी की भूमिका कुशलतापूर्वक निभाते रहे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक दूर दराज के इलाकों में घूमते हुए रुस्तम जी ने प्रधानमंत्री नेहरू के साथ भारत को बहुत करीब से देखा और समझा। वे लिखते हैं कि इस मुश्किल नौकरी के दौरान हल्के फुल्के मौके भी आते रहते थे। नेहरू ने मुख्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में जब वे पहली बार अपने गृह क्षेत्र नागपुर पहुंचे तो उनकी मां बड़ी बेसब्री से उनका इंतजार कर रही थी। वे लगभग 1 घंटे की मोहलत लेकर अपनी मां से मिलने घर आए थे, लेकिन उनकी मां प्रधानमंत्री नेहरू से मिलने के लिए ज़्यादा बेताब थी। रुस्तम जी ने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की कि वे नेहरू जी से मिलने की जिद छोड़ दें, क्योंकि वे बहुत व्यस्त हैं। बदले में उनकी मां ने उन्हें धमकी दी कि वे नेहरू जी की कार सड़क पर रोककर उन्हें माला पहनाएंगी। इसके बाद रुस्तम जी और उनकी मां के बीच तय हुआ कि वे नेहरू जी के वर्धा जाने से पहले परवेज के साथ राजभवन आकर उन्हें माला पहनाएंगी और फूल भेंट करेंगी। अगली सुबह उनकी मां 2 और लोगों के साथ राजमहल पहुंच गई। नेहरू जी ने उन्हें पहले ही देख लिया। एक इंटरव्यू खत्म करने के बाद उन्होंने रुस्तम जी से पूछा कि ये महिला कौन है। रुस्तम जी ने कहा कि सर, ये मेरी माँ है। अगर आपके पास थोड़ा समय हो तो आपको फूल देना चाहती हैं। इस पर नेहरू जी ने कहा कि बिल्कुल, मैं 1 मिनट में नीचे आता हूँ। नेहरू जी के नीचे आने तक रुस्तम जी की माँ ने कहीं से कुमकुम और चावल निकाला। कुमकुम उनके माथे पर लगाकर उन्होंने नेहरू जी के माथे पर चावल छिड़का और आशीर्वाद दिया कि जीते रहे और देश को लंबे समय तक दिशा देते रहे। इतना कहकर उन्होंने रुस्तम जी का ख्याल रखने के लिए नेहरू जी से निवेदन किया और राजमहल से विदा ली। रुस्तम जी के लिए यह एक भावुक पल था। जिस आदमी की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी, उसकी मां ने उसी आदमी से रुस्तम जी का ख्याल रखने की हामी भरवाई थी। रुस्तम जी प्रधानमंत्री नेहरू के साथ अपने कुछ मुश्किल पलों का जिक्र भी अपनी डायरियों में करते हैं। वे लिखते हैं कि ऐसे बहुत से मौके आए जब नेहरू जी ने उनके साथ कड़ा व्यवहार किया। अप्रैल 1955 के बांडुंग सम्मेलन के दौरान उनका इस तरह का व्यवहार बहुत बढ़ गया था। उस दौरान नेहरू जी बहुत तनाव में थे। उसके बाद बहरामपुर के कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान भी रुस्तम जी के प्रति उनका व्यवहार खराब होता रहा। इसके कुछ समय बाद ही उनके यूरोप और रूस दौरों के दौरान रुस्तम जी को उनके साथ नहीं भेजा गया, जो उन्हें बहुत खराब लगा, जैसा कि उनकी डायरी कहती है। नेहरू जी के देहरादून दौरे पर जब उन्हें एक बार फिर साथ जाने का मौका मिला तो उन्होंने खुद को उनसे सवाल करने के लिए भरसक रोका। इसके अगले दिन रुस्तम जी ने प्रधानमंत्री को डिनर के दौरान बताया, मुझे डाकू मान सिंह को पकड़ने का न्योता मिला है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से मैंने हामी भर दी है कि अगर आप इजाज़त देंगे तो मैं यह काम कर सकता हूँ। इसके बाद नेहरू ने उनसे पूछा कि अभी ये काम कौन कर रहा।
और इस तरह वे दोनों आसानी से बिना शब्दों के एक दूसरे के दिल की बात समझ गए। बाद में रुस्तम जी को बताया गया कि भारत सरकार अभी उन्हें जाने नहीं देना चाहती है और उनके हाथ से वह मौका भी निकल गया है। इस तरह नेहरू ने आसपास मौजूद प्रतिभावान लोगों और उनके खुद के काम करने की शैली का लगातार अध्ययन करते रहने से रुस्तम जी के व्यक्तित्व का चौतरफा विकास हुआ। आगे उन्हें सीमा सुरक्षा बल के गठन का काम मिला। मई 1965 की शुरुआत का एक दिन था जब रुस्तम जी ने एक उच्च स्तरीय बैठक में इसके गठन का खुलकर विरोध किया था। दरअसल इससे पहले तक पाकिस्तान के साथ भारत की सीमाएं संभालने का काम राज्य पुलिस के पास था और पाकिस्तान अपने नफरत के एजेंडे में साल दर साल आगे बढ़ता जा रहा था। चीन के साथ भारत के युद्ध के बाद अयूब खान ने चीन के साथ दोस्ती काट ली थी, जिसके मूल में कश्मीर को हड़पने का एजेंडा था। उन दिनों अमेरिका वियतनाम युद्ध में बुरी तरह फंसा हुआ था और पाकिस्तान समय समय पर वाशिंगटन के प्रति अपनी वफादारी दिखाता रहा था। पाकिस्तान के नापाक इरादे जनवरी 1965 से ही कच्छ के रण में हो रही छिटपुट घुसपैठ से साफ थे, जिसके चलते भारत सरकार ने भारत पाक सीमा की सुरक्षा के लिए एक समिति गठित की। इसी समिति के गठन के बाद मई की यह उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई थी। मीटिंग के दौरान उन्होंने आर्थिक कारणों का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की इस मंशा का विरोध किया कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा एक अलग सीमा सुरक्षा बल के द्वारा की जानी चाहिए। मीटिंग के अंत में प्रधानमंत्री ने एक अलग संगठन बनाने का निर्णय ले लिया था। कुछ दिन बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पंडित डीपी मिश्रा का उनके पास फोन आया और उन्होंने रुस्तम जी को फौरन दिल्ली जाने को कहा। दिल्ली पहुंचने पर उनकी मुलाकात गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा से हुई, जिन्होंने रुस्तम जी को नए सीमा सुरक्षा बल के गठन की जिम्मेदारी सौंप दी। उस समय तक एक अलग सीमा बल का प्रस्ताव ही रुस्तम जी को दिया गया था, जिसके नाम से सुरक्षा जोड़ते हुए उन्होंने सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF के गठन की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली। भारत बांग्लादेश युद्ध रुस्तम जी के कैरियर का एक ऐसा पड़ाव था जिसके असर से वे आजीवन नहीं निकल पाए। राजगोपाल कहते हैं कि अपनी मौत के कुछ समय पहले तक वे कहते रहे कि 1971 के युद्ध में शहीद होने वालों को उचित सम्मान नहीं मिला। वे अपनी शिकायत लेकर इंदिरा गांधी से भी मिले थे, जिन्होंने 1971 के युद्ध के शहीदों का स्मारक बनाने के लिए 2 लाख रुपए देने का वायदा किया था। भारतीय सुरक्षा संगठनों में उल्लेखनीय भूमिकाएं निभाने के बाद उन्हें सिस्टम के उन सभी घटकों की बहुत बेहतर समझ हो गई थी जो जनता के प्रति सुरक्षा बलों को उदासीन बनाते हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासन के विभिन्न संगठनों और कारकों के बीच संवाद होते रहना जरूरी होता है। रुस्तम जी की सफलता इस संवाद को कुशलतापूर्वक शुरू करने और संचालित करने में निहित है। साल 1979 में पुष्पा कपिला हिंगोरानी ने इंडियन एक्सप्रेस में राष्ट्रीय पुलिस आयोग के तत्कालीन सदस्य रुस्तम जी का एक लेख पढ़ा। यह लेख बिहार की जेलों में बंद हजारों विचाराधीन कैदियों की स्थिति पर लिखा गया था। इनमें से बहुत से कैदी ऐसे थे जो फैसलों के इंतजार में अपने ऊपर लगे आरोपों के लिए निर्धारित सजाओं से ज्यादा मियाद जेलों में बिता चुके थे। हिंगोरानी ने इस लेख को पढ़कर भारतीय जेलों में बंद कैदियों की स्थिति के बारे में कुछ करने की ठान ली। 2 दिन बाद हिंगोरानी और उनके पति, जो पेशे से वकील थे, ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट में एक हैबियस कॉर्पस याचिका डाल दी। उन्होंने अपनी याचिका में रुस्तम जी के लेख में उल्लिखित 19 लोगों को याचिकाकर्ता बनाया, जिनमें से एक हुसैन आरा खातून के नाम से यह केस लोकप्रिय हुआ। भारतीय कानून व्यवस्था में इस केस और इससे जुड़े दूसरे मामलों का महत्व यह रहा कि इनके माध्यम से जनहित याचिकाओं यानी कि PIL की शुरुआत हुई, जो 80 के दशक से भारतीय न्याय व्यवस्था के बहुत महत्वपूर्ण अंग के रूप में उभरा है। आम लोगों में न्याय के प्रति आस्था जगाने में जनहित याचिकाओं की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका रही है। रुस्तम जी का काम पुलिस और साथ ही न्यायिक व्यवस्था के लिए भी इतना उल्लेखनीय है कि जब जब सुरक्षा बलों और जनहित याचिकाओं का नाम लिया जाएगा तब तब उनका नाम सबसे पहले आएगा। बावजूद इसके उनमें अपना नाम अमर होने की चाहत नहीं रही। रुस्तम जी साल 1999 में अपनी पत्नी के साथ एक बार भोपाल गए। शाम को दोनों झील के किनारे टहलने के लिए निकले।
उन्होंने कुछ कांस्टेबलों को देखकर उनसे थोड़ी बातचीत शुरू कर दी। रुस्तम जी लिखते हैं कि मैंने उनसे पूछा, नागो साहब को जानते हो? उनमें से एक बोला, हाँ साहब, बहुत अच्छे आदमी थे, वे तो गुजर गए। तब उन्होंने पूछा, एक रुस्तम जी थे, उनका क्या हुआ? उस आदमी ने जवाब दिया, हाँ वे तो बहुत पुराने थे, कब के चल बसे होंगे। उनकी पत्नी नाजू ये सुनकर नाराज होने लगी। तब रुस्तम जी ने बेहद सहजता से कहा कि मत परेशान हो, कोई भी हमेशा के लिए नहीं याद किया जाता। उनके कामों ने उन्हें देश के इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। सीमा सुरक्षा बल के जवान हर स्थापना दिवस पर रुस्तम जी को याद करते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जबकि मध्य प्रदेश पुलिस के जवानों को हर साल उनके नाम पर वीरता पुरस्कार दिया जाता है। भारत सरकार ने उन्हें साल 1972 में पद्म भूषण और साल 1991 में पद्म विभूषण जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया। स्मरणीय है कि रुस्तम जी पद्म विभूषण पुरस्कार पाने वाले देश के इकलौते पुलिस अधिकारी थे। तो इसी के साथ ये सेकंड चैप्टर समाप्त होता है। ये ऑडियो बुक आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी तो लाइक, दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसके आगे आने वाले पार्ट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगी किसी और वीडियो में इसके थर्ड चैप्टर के साथ। तो तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और यूं ही पढ़ते रहिए। टाटा, बाय बाय।